So it's not the money, it's not the fame, it's passion that truly drives him. I had an opportunity to go to his Delhi store. The attention to detail, he was there himself. I spent an entire afternoon there. I hope everyone, at least once in their life, gets to experience that. It was one of the most delightful and memorable afternoons I spent. An insight into beautiful and artistic living. नमस्कार, सहारा प्रणाम। मैं आलोक द्विवेदी मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली सेवा बिल की, जो आज लोकसभा में पेश होने वाला है। बिल पेश होने से पहले ही रोजाना की तरह संसद में हंगामा होना भी तय माना जा रहा है। लोकसभा की कार्यसूची में दिल्ली सेवा बिल आज शामिल कर लिया गया है, यानी यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में एनडीए के प्रचंड बहुमत के आगे इसका पास होना भी तय माना जा रहा है। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन INDIA का फोकस इसे राज्यसभा में रोकने का है। बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। खास बात यह है कि दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेश की हूबहू कॉपी नहीं है। इसमें 3 प्रमुख संशोधन किए गए हैं। बिल से सेक्शन 3A को हटा दिया गया है। इसमें दिल्ली विधानसभा को सेवाओं संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसकी जगह बिल में आर्टिकल 239AA पर जोर दिया गया है, जो केंद्र को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यानी कि NCCSA बनाने का अधिकार देता है। पहले अथॉरिटी को अपनी गतिविधियों की एनुअल रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा और संसद दोनों को देने की बात थी। अब इस प्रावधान को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा बोर्ड, आयोग और वैधानिक संस्थाओं के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में भी ढील दी गई है। बिल का यह नया मसौदा भी इंडिया के सांसदों को रास नहीं आ रहा है। बिल के पास होने के बाद दिल्ली में जो भी अधिकारी कार्यरत होंगे उन पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और ये शक्तियां LG के जरिए केंद्र के पास चली जाएंगी। यही आम आदमी पार्टी और संयुक्त विपक्ष की चिंता है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाले हैं इससे पहले हम राघव चड्ढा की बात सुन लेते हैं। राघव चड्ढा जी ने हाउस के अंदर क्या, अभी हाउस के बाहर अभी उनका हम लोग बयान सुन रहे थे, क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। जो दिल्ली का अध्यादेश एक बिल के रूप में आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, ये देश में, दिल्ली में खासतौर पर डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद UPSC पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो बिल लाया गया है ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। और ये बिल कई सारी चीजें कहता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक ये कहता है कि मंत्रिमंडल के कोई भी फैसले को अफसरशाही लागू करने से मना कर सकती है और गलत ठहरा सकती है। दूसरा ये कहता है कि मंत्रियों का जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर अफसरों का एक ऑडिट होगा कि यह फैसला सही है कि गलत है। तीसरा ये कहता है कि दिल्ली सरकार की जितनी चेयरमैनशिप्स हैं, बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं,
उन सबकी नियुक्तियां उपराज्यपाल करेंगे। यानी कि जल बोर्ड से लेकर बिजली बोर्ड की नियुक्ति अब उपराज्यपाल करेंगे। मतलब अब आपका बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा, पानी आपके घर मुफ्त आएगा कि नहीं आएगा, इसका फैसला भी उपराज्यपाल करेंगे। तो ये सारी शक्तियां सरकार चलाने की, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की, कौन सा अफसर कौन सा विभाग संभालेगा, ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल को दे दी। दिल्ली की चुनी हुई से जितनी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, वो सारी आज इस एक बिल के माध्यम से छीन ली। तो ये थे राघव चड्ढा और बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल होने वाले हैं उनमें से बीजेपी से अवधेश उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस से राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश यादव जी। आम आदमी पार्टी से अफजल खान जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अफजल खान जी। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आलोक पांडे जी जुड़ेंगे। राजेश जी, और संयोग है कि आप दोनों लोग साथ में हमारे बैठे हुए हैं। राजेश जी, अफजल जी, आप दोनों लोग एक हो गए हैं। लोकसभा में तो बड़ी कठिन डगर है आपकी, लोकसभा में तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप सरकार का, लेकिन राज्यसभा में कुछ कर पाएंगे आप लोग? राजेश जी। जी देखिए, करना न करना तो ये सामने आ जाएगा, लेकिन सच्चाई के साथ डटे रहना, सच्चाई का साथ देना, ये कांग्रेस पार्टी में है। अन्याय के खिलाफ लड़ना। आम आदमी पार्टी से हमारे बहुत मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद हैं, बहुत मुद्दों पे हम इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा बहुत अलग है, लेकिन यहाँ अन्याय होता है और अन्याय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। अब देखिए, जो अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अधिकार है वो एक चुनी हुई सरकार के पास रहना चाहिए, और इतना भी वो सरकार के पास नहीं होगा तो फिर किस लिए लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने चुना? तो नहीं, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। यहाँ पर सरकार का जो कहना है, जो केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे अधिकार पहले से ही यहाँ पर केंद्र के पास हैं। पुलिस नहीं है यहाँ पर, इसके अलावा लैंड आपके पास नहीं है, और अब जो ये अधिकार हैं वो भी उस पर भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा। अफजल भाई, एक सेकंड इस पर और बोलना चाहता हूँ जी। जैसे कि आप कह रहे हैं वो सही बात है कि ये दिल्ली राजधानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था कि डीडीए और पुलिस इसके अंतर्गत नहीं होगी, और साधारण जो पोस्टिंग हैं अपने अपने मंत्रालय में ये मंत्री नहीं कर पाएंगे, और तो फिर किस बात की चुनी हुई सरकार? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में। तो अगर उसी आदेश के विपरीत ही तो ये अध्यादेश 19 मई को आया था। इन्हें तो भरोसा नहीं है ना कोर्ट पे, बीजेपी सरकार को, ना कोर्ट पे है ना किसी पे, ये तो अपनी मनमानी करेंगे। तो उस मनमानी इनकी कायम रहे, उसी के लिए अध्यादेश लेके आए। आज अध्यादेश बिल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा अफजल भाई, और निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के लिए। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जब ये बिल अध्यादेश 19 मई को लाए थे, उसी समय इनके इरादे पता चल गए थे कि दिल्ली में भाजपा किस तरह से इस सरकार को पहुंचाना चाहती है इस बिल के माध्यम से, क्योंकि भाजपा ना तो कोर्ट को मानती है, ना संविधान को मानती है, ना उनके अधिकारों को मानती है। मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा ने जिस तरह से अध्यादेश लाकर संविधान और कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जी, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ये पिछले 25 वर्षों से दिल्ली के अंदर इलेक्शन नहीं जीत रहे, और इनके जो मंशा है किसी भी तरह से करके ये अपना उपराज्यपाल के माध्यम से ये अपना राज कायम करना चाहते हैं इस दिल्ली के ऊपर। आज अफजल भाई, हाउस में ये बिल आने वाला है, पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा में तो पास होना तय है। चूंकि संख्या बल में एनडीए बहुत आगे है आप लोगों से, वहां पर तो नहीं रोक सकते आप। राज्यसभा में मुझे लगता है कि
संयुक्त विपक्ष की कोशिश ये है कि इस बिल को रोका जाए, लेकिन नंबर गेम में वहां पर भी आप लोग अभी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कैसे रोक पाएंगे इस बिल को? सर, हमने सभी संविधान को मानने वाली पार्टियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने जाकर मुलाकात की है। उन लोगों से बात की है कि अगर संविधान को बचाना है तो इस बिल को रोकना होगा हमें राज्यसभा के अंदर। अगर ऐसी पार्टियां आकर हमारा समर्थन करती हैं या इस बिल के लिए खिलाफ लड़ती हैं तो वो संविधान के साथ होंगी, नहीं तो वो संविधान के खिलाफ होंगी। हमारा साफ कहना है। जी बिल्कुल। अफजल भाई, एक छोटी सी इसी पर चर्चा आपने चूंकि शुरू की, इस पर एक छोटा सा सवाल आपसे और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपने और हम दूसरे अतिथियों के साथ जाते हैं। अफजल भाई, विपक्षी एकता की बात आपने की, बहुत सारे विपक्षी नेताओं से मिलने की भी बात की केजरीवाल जी के। हम सबको वो दृश्य भी याद है कि शरद पवार के साथ वो मिले थे। शरद पवार जी ने कहा कि नहीं, इसमें चूंकि फेडरल सिस्टम के टूटे नहीं, इसलिए हम लोग सब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच शेयर कर रहे हैं और अभी भी उनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि उनके 3 राज्यसभा सदस्य हैं, उनमें से एक तो पहले ही, प्रफुल्ल जी, वो पहले ही दूसरे खेमे में जा चुके हैं, लेकिन जो 2 हैं उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। ऐसे में कैसे विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं आप? सर, पवार जी पहले भी मंच शेयर कर चुके हैं मोदी जी के साथ। मंच शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि वो उनके समर्थन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उनके भी लोग इस बिल के खिलाफ वोट डालेंगे और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज राज्यसभा के अंदर ये बिल किसी भी कीमत पर, जो संविधान बचाने के लिए लड़ रही पार्टियां हैं, वो इस बिल को पेश नहीं होने देंगी किसी भी कीमत पर। अवधेश जी, लोकसभा में तो आप लोगों ने बाजी मार ली, आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, उनसे भी बात करेंगे। और अभी हम पहले अफजल जी से एक सवाल और लेंगे। जी आलोक जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट। आलोक जी, लगातार ये जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, उसमें से विपक्ष का एक बड़ा आरोप बार बार सरकार के ऊपर लगता है कि ये फेडरल सिस्टम को चुनौती दी जा रही है, संघीय ढांचे को चुनौती दी जा रही है। आपको क्या लगता है? जी, क्या ये जो बिल आया है भारतीय संविधान के विपरीत है? क्या 123 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति सरकार के पास नहीं है? क्या भारत सरकार कोई ऐसा काम कर सकती है जो फेडरल सिस्टम को खत्म कर दे? देश में लोकतंत्र है, 75 साल से एस्टेब्लिश लोकतंत्र है। सरकार अपने उन अधिकारों का प्रयोग करके अगर कोई सरकार कोई नियम बनाना चाहती है तो ये पार्लियामेंट का नियम है ना कि लोकसभा में बिल पारित होगा, राज्यसभा में बिल पारित होगा, अगर राष्ट्रपति साइन करता है तो कानून बन जाएगा। अब विपक्ष के पास यह है कि अगर उसको लगता है कि गलत, उसे रोके, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत तय करता है क्या बनेगा। दूसरी बात है कि अगर ये लगता है कि ये इलीगल है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास, उनके पास जाने का अधिकार है, क्योंकि संविधान का कस्टोडियन, संविधान को एक्सप्लेन करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो ये कोई अंतिम बात नहीं है। अगर ये असहमति होती है, बिल पारित हो जाता है, कानून बन जाता है और लगता है दिल्ली सरकार को, राघव चड्ढा जी को लगता है, अरविंद केजरीवाल को लगता है, विपक्ष को लगता है कि ये फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के भारत की सरकार द्वारा जो ये अमेंडमेंट लाया गया है, अध्यादेश को जो कानून में परिवर्तित करने जा रहे हैं, इसको फिर से रोका जा सकता है, इसको स्टैंड बाय बोर्ड में रखा जा सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि भारत सरकार ने अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया है तो वो पुनः पुरानी स्थिति में ला देगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास अंतिम अधिकार है संविधान को एक्सप्लेन करने का। जी बिल्कुल। अवधेश उपाध्याय जी, लोकसभा में तो आप लोगों ने तैयारी कर ली है, लोकसभा में तो कुछ विपक्षी गठबंधन करने वाला नहीं, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने बड़ी तैयारियां कर रखी हैं। विपक्ष काफी दिनों से, विपक्ष के नेता आपस में मिल रहे हैं, वहां पर रोकने की बड़ी तैयारी है। वहां पर आपकी क्या तैयारी है? देखिए आलोक जी, मैंने अभी आपके जो ये पैनलिस्ट बैठे हैं, अपने कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आपके अफजल खान है, इन्होंने जो बात कही वो भी सुनी, मैंने आपकी बात भी सुनी। देखिए, विपक्ष जो है इस समय हमारे देश का ऐसा विपक्ष है जिसको देश की जनता स्वीकार करना भी उचित नहीं समझती। उसका कारण आलोक जी एक है कि देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के विकास की गति का जो पहिया दौड़ रहा है 4 गुनी रफ्तार से, उस रफ्तार को बीच में रोकने के लिए ये बिल्कुल पत्थर बन के खड़े हुए हैं। रही बात
दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल की। देखिए, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। जब 11 मई को माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया था, इनको कुछ अधिकार दिए थे दिल्ली सरकार को कि आप इनको करिए, लेकिन उस अधिकार का इन्होंने गलत प्रयोग किया। 11 मई को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिया और 16 तारीख को इन्होंने दिल्ली के कुछ बड़े अधिकारी, एक तो उसमें जो शीश महल का जो जांच कर रहे थे राजशेखर जी, वो भी हैं, उनके घर जाकर उसको धमकाया गया। एक एमसीडी के महिला अधिकारी है, जी जी बिल्कुल, अभी हम जवाब भी लेंगे उसका। काम करिए। ये यही चाहते हैं दिल्ली सरकार में जो राज कर रहे हैं कि हमारा दबदबा बना रहे अधिकारियों पर, हमारी मनमानी चलती रहे। जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं दिल्ली में, आपने देखा होगा, मेरी उंगली पे जितने पोर है उतने कम पड़ जाएंगे, इतने घोटाले दिल्ली में हुए हैं। और अभी एक नया घोटाला और आने वाला है आलोक जी सामने, दिल्ली जल बोर्ड का 70,000 करोड़ का घोटाला है। आप सोचिए, पिछले 5 वर्ष में दिल्ली में जो पानी के कनेक्शन है वो बढ़े हैं, पानी का जब कनेक्शन बढ़े हैं तो बिल भी लोग दे रहे हैं, लेकिन वो बिल जो है, जो पैसा है, वो दिल्ली जल बोर्ड में न जाकर वो कहीं और जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड 70,000 घोटाले में जा रहा है। इसीलिए इस बिल को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एक हो रखा है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनकी मनमानी दिल्ली में बिल्कुल। अफजल भाई अभी जवाब तो लेंगे ही, लेकिन एक सवाल उसमें और जोड़ देते हैं, फिर आप अवधेश जी की बात का जवाब भी दे देंगे और मेरे सवाल का भी जवाब दे देंगे। अभी हम लोगों ने राघव चड्ढा जी को सुना। राघव चड्ढा जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि बिजली और पानी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उस पर साफ है, इस बिल में साफ है कि बोर्ड, निगम और जो वैधानिक संस्थाएं हैं उनके चेयरमैन, उनके सदस्य, उनकी नियुक्ति का अधिकार सीधे सीधे एलजी को होगा। ये इस बिल का प्रारूप है। बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में एक सवाल राघव चड्ढा जी ने भी खड़ा किया था और उसका भी जवाब आपको देना। राघव चड्ढा जी ने कहा कि अब बिजली दिल्ली वासियों को कैसे देनी है, पानी कैसे देना है, निःशुल्क देना है कि नहीं देना है। जब उनके ही व्यक्ति लोग, जब उनके अपॉइंट किए हुए लोग तय बैठ जाएंगे इन संस्थाओं में, तो निश्चित रूप से जो आपकी प्लानिंग है, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये तो सब ठप हो जाएगा फिर तो। आलोक जी, भाजपा यही चाहती है और केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि यह राज्य को चलाएं। किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बदनाम करने की इनकी कोशिश है पूरी की पूरी। इसी तरह से एलजी के द्वारा जितने भी ये जो सेवा बिल लेके आए हैं, उसका रीज़न ही यही है कि पानी को कैसे रोका जाए, बिजली को कैसे रोका जाए, जनता जो दिल्ली की जनता को मिल रही फैसिलिटीज़ उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे परेशान किया जाए। ये बिल नहीं है, ये आज काला दिन है इस दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता के लिए। अगर इस तरह के अगर ये हरकत करेंगे तो ये जिंदगी में क्या, ये 25 साल तो इनको वैसे भी चुनाव नहीं जीते, अगले 25 साल भी दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं जीत सकते ये लोग। ये कुछ भी कर लें, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अगर दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे या उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये कभी भी दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बना सकते। और बात रही है, बात करें भ्रष्टाचार की, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो ये लोग हैं। आप देखो, कल तक जिसके साथ चक्की पीसिंग और उसी के साथ हाथ गलवैया डालकर ये शाम को बैठ जाते हैं। आप देखो इनका किस तरह की बात है। अवधेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी, मैं बता रहा हूं कि अब ये भाजपा बिल्कुल जनता के खिलाफ है। वो चाहती है कि बिजली का बिल यहाँ पर 3 गुने हो जाए, पानी का बिल 3 गुने हो जाए, दिल्ली की जनता त्राई मचाए। अवधेश जी, बहुत अच्छी तरीके से केजरीवाल और दिल्ली सरकार को आप लोगों ने घेर लिया है। आलोक जी, हमने किसी को नहीं घेरा, ये स्वयं घिरे हैं जो बड़े बड़े मंचों से कहते थे हम नहीं, इस बिल के माध्यम से तो घेर लिया है आप लोगों ने। कट्टर ईमानदारी का जो ढोंग था वो उसका जो है पूरा भंडाफोड़ हो चुका है दिल्ली की जनता के सामने। ये कह रहे हैं आज काला दिन है। अरे भाई, काला दिन तो उस दिन था जब आपके नेताओं ने अधिकारी के घर जाकर फाइल चोरी कर ली रात में। काला दिन तो वो था जब एमसीडी महिला अधिकारी को आपके नेताओं ने धमकाया, वो काला दिन था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। राजेश जी, पार्टी बिल को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। ये बिल्कुल पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना एक्टिवली, इतना कांग्रेस एक्टिव होके इस बिल के खिलाफ बीजेपी के सामने खड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। लेकिन यहां पर लोकल बात करें, संदीप दीक्षित का आज ही एक बयान आया हुआ है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि बिल को पास होने देना चाहिए, बिल दिल्ली की जनता के हित में है। संदीप दीक्षित, वो संदीप दीक्षित जो दिल्ली से सांसद रहे, कांग्रेस से सांसद रहे, शीला दीक्षित जो 15 साल दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर रही, उनके बेटे संदीप दीक्षित वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए ये बिल का पास होना बहुत जरूरी है। राजेश यादव जी, देखिए, मैंने उनका बयान नहीं सुना है और हो सकता है उन्होंने कहा हो। आपको ये भी पता होगा कि अजय माकन जी भी इस मित्रता के विरोध में थे। आप दोनों की मित्रता के विरोध में अजय माकन, लोकल जो यहाँ के पॉलिटिशियंस थे कांग्रेस के, वो सारे विरोध में थे। मैं पहले ही स्पष्ट कह चुका हूँ कि हमारे
बहुत विभिन्न मुद्दों पे मतभेद हैं आम आदमी पार्टी के साथ, बहुत मुद्दों पे हम इनका सहयोग नहीं करते हैं, इनका विरोध करते हैं, लेकिन जहाँ अन्याय हो, आप देखिए एक चुनी हुई सरकार है, जब चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की पोस्टिंग का अधिकार नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, अब ये जो अब ये कह रहे हैं कि दबदबा कायम रखना चाहते हैं बीजेपी के जो अभी प्रवक्ता हैं कि दबदबा कायम रख, क्या आप दबदबा कायम रखना चाहते हैं? एक चुनी हुई सरकार को, एक मिनिस्टर को उसके मनमाफिक जो अधिकारी नहीं मिलेगा, और जब मनमाफिक अधिकारी नहीं मिलेगा, दोनों में विरोधाभास होंगे तो दिल्ली का विकास कैसे होगा जी। और देखिए ये कहते हैं कि जो देश के विकास के पहिए पे दौड़ रहा है, तुम इन भ्रष्ट अधिकारियों को भी लगा दोगे कुछ को, क्या वो पहिए पे दौड़ रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि आप मनमानी करें, आपके लोग दिल्ली में आतंक मचाएं और वो अधिकारी आपको जो है बरी कर दें, छोड़ दें। अब देश का माहौल क्या कर दिया है, वो पहिया ऐसे ही दौड़ रहा है देश का माहौल। हर राज्य देख लीजिए, आज भी आपके लोगों ने मस्जिद में आग लगा दी, लोगों को मार दिया। जी बिल्कुल, अवधेश और भाई, जगह मणिपुर में देख लीजिए, हर राज्य में देख लीजिए, आपने ऐसा माहौल बना दिया है। एक पुलिस का आदमी जो स्वास्थ्य से फिट होता है, दिमाग से फिट होता है, और वो आदमी देखिए एक मिनट, ये वो आदमी जो बिल्कुल फिट आदमी गोली मार देता है। आपने देश के अंदर ऐसा जहर बोल दिया है, उस जहर बोलने का काम कर रहे हैं हर आदमी के अंदर। आप देश को दूसरी तरफ लगा ले जा रहे हैं, देश को तबाह होने की स्थिति में ले जा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं आप। जब आप नहीं हटेंगे, देश खुशहाल रहेगा। आपके आने से ही देश के अंदर इस तरह की लोग दिल्ली में प्रशासन पर अपनी मनमानी करना चाहती है दिल्ली सरकार, वो जब नहीं चल होगा। रहे होते हैं तो उन्हें जो सुरक्षा करनी है उन पर भी भरोसा नहीं है, कहीं क्या घटना हो जाए उनके साथ। तो ये माहौल आपने दिया है देश के अंदर, आप जिम्मेदार हैं। अवधेश जी, अवधेश जी, जिस गति से अवधेश जी, इंडिया भी टूट जाएगा। अवधेश जी, अवधेश उपाध्याय जी, जिस गति से दिल्ली राज्य के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, पहले भी लैंड नहीं थी उनके पास, पहले पुलिस नहीं था, लैंड ऑर्डर नहीं था, अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार खत्म हो जाने के बाद फिर दिल्ली के पास बचेगा क्या? आपसे ही सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर अफजल भाई के पास चलते हैं। दिल्ली के पास क्या बचेगा? फिर क्या देना चाहती केंद्र सरकार? देना क्या चाहती कि आप ये देखो, बाकी सब चीजें हम लोग मैनेज कर लेंगे। देखिए आलोक जी, मैं आपको बताऊं, दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी पे पूरे देश की नजर रहती है, और दिल्ली का जो प्रशासन है उस पर ही पूरे देश की नजर रहती है। तो पुलिस और लैंड तो सब पहले ही आपके पास था, अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग भी आपके पास हो गई, अब क्या बचा दिल्ली को? क्या देना चाह रहे हैं दिल्ली को? धमकाकर जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं, उनमें कोई अड़चन ना आए, इसलिए ये अधिकारियों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और कोई वजह नहीं है इसकी। अधिकारी तो कभी कब्जे में नहीं रहे दिल्ली सरकार के, हमेशा टकराव देखने को मिला। फिलहाल आपकी नजरिए में, आपकी सोच में क्या अब दिल्ली के पास बचेगा क्या? अधिकारी भी नहीं बचे उनके पास, तो अब क्या बचेगा? नहीं, दिल्ली के पास सब कुछ है। कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था, अधिकार दिए थे, लेकिन अधिकार का हनन किसने किया? पूछिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, जो अधिकार दिए गए उनका हनन किसने किया है? केजरीवाल सरकार के नेताओं ने। जी बिल्कुल, अफजल भाई आप ही जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर हम ये चाहते हैं दिल्ली पर उपराज्यपाल के थ्रू अपना अधिकार जमाना, ये चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग इनके कब्जे में आ जाए, ये चाहते हैं दिल्ली की जनता को परेशान करना, ये चाहते हैं दिल्ली की जनता किस तरह से दुखी हो, ये दिल्ली की जनता को हर हाल में परेशान करना चाहते हैं अपने उपराज्यपाल के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से। जो भी तौर तरीके हैं भाजपा के जो अपना सकती है, मैं कहता हूं कि आज का दिन दिल्ली वालों के लिए काला दिन होगा अगर ये बिल पास होता है तो। और ना तो ये कोर्ट की मानते हैं, ना संविधान की मानते हैं, और ना ही किसी के रूल एंड रेगुलेशन मानते फॉलो करते हैं ये लोग। आज देश के अंदर इन लोगों ने आग लगा रखी है, आज जगह जगह दंगे हो रहे हैं, आज जगह जगह। और इनके हरियाणा का जो मुख्य गृह मंत्री है वो कहता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर किस तरह के लोग हैं ये? आज ट्रेनों के अंदर हादसे हो रहे हैं। आप बरेली में देखिए किस तरह का एक आईपीएस को जो कंट्रोल करता है उसे रातों रात ट्रांसफर कर देते हैं ये लोग। ये नहीं चाहते ऐसे अफसर जो काम करें इस देश के अंदर, ये सिर्फ अपनी मनमानी, अपनी इस देश के अंदर इन्होंने जो फैला रखा है इस तरह से। अफजल भाई, डॉक्टर आलोक से भी एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद राजेश जी से भी बात करेंगे। डॉक्टर आलोक, एक प्राधिकरण जो बनाया गया, आपको पता है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो बनाई गई है, उसमें से ये तो इन्होंने किया कि जो दिल्ली का सीएम है वो उस चेयर को रिप्रेजेंट करेगा,
3 लोगों की कमेटी बनाई गई, अथॉरिटी 3 लोगों की होगी ये। दूसरे जो सदस्य होंगे वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होंगे। तीसरा जो सदस्य होगा वो प्रधान गृह सचिव होगा। 2 ब्यूरोक्रेट, 1 मुख्यमंत्री। जाहिर सी बात है कि जब ब्यूरोक्रेट को पता है कि आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो आप उस अथॉरिटी में 3 के बीच में अकेले एक क्या कर पाएंगे? देखिए आलोक जी, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन पहले हमें दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में जानना होगा। दिल्ली की स्पेशल राज्य है, यूनियन टेरिटरी था पहले। दिल्ली के प्रशासन को चलाने के लिए एक पद बना दिया गया, लेकिन दिल्ली वैसी सरकार नहीं जैसे कि अन्य राज्यों में होती है। इसलिए अगर आप ये उम्मीद करते हैं अरविंद केजरीवाल कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे अधिकारों का उपयोग करेंगे, तो आप भूल गए, फिर दिल्ली में नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार के पास तो ये भी अधिकार है कि ये इसको यूनियन टेरिटरी फिर से बना दे। पहले भी दिल्ली पूरी यूनियन टेरिटरी थी ना। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसे कुछ अधिकार डेलीगेट किए थे दिल्ली सरकार को। इसलिए आप इसे फेडरल सिस्टम पर हमला जो लोग कहते हैं, ये गलत बात कहते हैं, ये असंवैधानिक बात करते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज आलोक जी ये समझनी होगी कि एक प्राधिकरण बनाया आपने जो ट्रांसफर पोस्टिंग को एक तरीके से रिकमेंड करेगा। आपको अधिकार नहीं है उसमें। जो बिल में हमने आज पढ़ा देखा है, चूंकि कल सांसदों को सर्कुलेट हो गया था, हालांकि अध्यादेश की हुबहू कॉपी नहीं है, बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है उसमें कि प्राधिकरण अगर कोई रिकमेंड करता है और एलजी नहीं मानते हैं, तो अंतिम राय एलजी की ही मानी जाएगी। तो अब आपके पास बचा क्या? आप रेकमेंड भी कर रहे हो तब भी नहीं एलजी मानना है। देखिए आलोक जी, इसमें भारत सरकार ये चाहती है, देखिए उसमें इस बात में हम और आगे जाएंगे जब ये लागू होगा, लेकिन आदर्श रूप में मैं कहना चाहता हूं, मैं हमेशा मानता हूं दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां से भारत सरकार गवर्न हो। अगर दिल्ली के गवर्निंग व्यवस्था में वहां की चुनी सरकार सहयोग न करके असहयोगात्मक व्यवस्था करेगी, तो सरकार वो सारे अधिकार जो डेलीगेट किए थे राज्य सरकार को, उससे वो वापस ले लेगी। उसकी तरफ ये पहला कदम है। केंद्र सरकार मुख्यमंत्री को वो अधिकार नहीं दे सकती जिससे दिल्ली में अराजकता की स्थिति आ जाए, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम किसी की नहीं मानेंगे। राजेश जी, एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं, एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं। जहां जहां आम आदमी पार्टी गई वहां वहां आपका सफाया हो गया। दिल्ली में आई, आप साफ हो गए, मतलब कांग्रेस साफ हो गई। पंजाब में कांग्रेस साफ हो गई, जहां कांग्रेस सत्ता में थी वहां से। दिल्ली में भी कांग्रेस सत्ता में थी, आपको हटा दिया। पंजाब में आप कांग्रेस सत्ता में थी, आपने आप हटा दिया आपको। अब इस दोस्ती के पीछे कहीं कोई ऐसा पैक्ट तो नहीं आप लोगों का कि भाई जहां हम हैं वहां आप मत आओ, जहां आप हो वहां हम नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां आप दस्तक मत दे, यानी कि आम आदमी पार्टी दस्तक मत दे, और जहां आप दिल्ली और पंजाब में हो आप वहां पर अपना ठीक ठाक चलाओ सरकार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दोस्ती के पीछे ये कोई पैक्ट या कोई समझौता तो नहीं है आप लोगों का? नहीं आलोक जी, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा कि दोनों राज्यों में हमारी सरकार थी और सबसे ज़्यादा जो डेंट पहुंचा है हमें ही पहुंचा है, ये बात सत्य है। लेकिन क्या अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए? ये चुनाव बाद की बात होती है, हार जीत बाद की बात होती है। पहले हमारे लिए राज्य और देश होते हैं, पहले जनता होती है। जनता के भले के लिए कोई काम करें। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ सेंटर का कोई अड़ंगा ही नहीं है, वहाँ पोस्टिंग नहीं कर सकते क्या? ठीक है, मैं मानता हूँ कि डीडीए की जो जगह है ये कहीं आमंत्रित कर सकते हैं, वहाँ जो है नहीं होना चाहिए दिल्ली सरकार का अफसर। ठीक है, पोस्टिंग नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होने चाहिए, और जो है पुलिस का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हर डिपार्टमेंट के अंदर तो बचा क्या? आप ये तो अन्याय हो गया। फिर ये जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अन्याय नहीं किया था? अन्याय था क्या? आप उसके खिलाफ जो है आपको, ठीक है, एक है कानून है, ये भी जो आप लेके आ रहे हैं, आप राइट है, आपको तो राष्ट्रपति शासन लगाने का भी अधिकार है, लगा सकते हैं किसी को भी। बिल्कुल। तो दिल्ली सेवा बिल आज हाउस में पेश होने जा रहा है, लोकसभा में पेश होने जा रहा है, और लोकसभा में पास होना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए के सदस्य हैं वहां पर। लेकिन इस बिल को राज्यसभा में रोकने की प्लानिंग इंडिया सांसदों की तरफ से की गई है। उसमें से आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की जो जुगलबंदी है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। और इन सब के साथ, हालांकि ये भी हम लोगों को पता है कि जगन मोहन रेड्डी ने तय कर लिया है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, लेकिन बीजेडी ने और वाईएसआर जो बीआरएस, ये जो छोटे छोटे दल हैं, इन लोगों की भी प्रेजेंस वो बहुत मायने रखती है कि वो किसके साथ जाएंगे। ये जरूर है
कि जो इंडिया गठबंधन है, यानी कि जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया, उसने बहुत जबरदस्त तैयारी कर रखी है राज्यसभा में इस बिल को रोकने की, लेकिन क्या वो ये कामयाब हो पाएंगे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आज इस चर्चा को हम लोग यही विराम करेंगे, चूंकि समय खत्म हो चुका है। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हम लोग मिलेंगे। हमारे साथ बीजेपी से अवधेश उपाध्याय जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से राजेश यादव जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अफजल खान जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ डॉक्टर आलोक जुड़े, डॉक्टर आलोक पांडे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल फिर एक मुद्दे के साथ चर्चा पर बैठेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सहारा समय। सहारा प्रणाम।